चलिए हम लोग कहाँ तक पढ़े थे? एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में शुरू किए थे हम लोग कुछ स्ट्रक्चर ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स। फंक्शंस ऑफ सेल वॉल। देखिए हम लोग यूकैरियोटिक सेल के सेल वॉल पढ़ रहे हैं ना, तो पाया किस में जाएगा? प्लांट सेल में। इसलिए ये जो भी अपने फंक्शंस दिखा रहे हैं किस में दिखा रहे हैं? प्लांट सेल में दिखा रहे हैं। तो पहला फंक्शन इसका, इट इज रिजिड एंड टफ, so it protects the plant cell। इसलिए क्या करता है? प्लांट सेल को प्रोटेक्ट करता है। इट प्रोटेक्ट्स द प्लांट सेल। सेकेंड, इट प्रिवेंट्स द प्लांट सेल from shrinking or bursting। किसी कारण से अगर प्लांट सेल के अंदर वाटर का एंट्री अधिक हो जाए तो फूल जाएगा। जस्ट लाइक बलून में ज्यादा हवा भर देंगे तो बहुत ज्यादा फूल जाएगा, लेकिन नेक्स्ट स्टेज के बाद क्या होगा? बलून बर्स्ट कर जाएगा। ये कितना भी उसमें वाटर चला जाए सेल को, प्लांट सेल को बर्स्ट करने नहीं देगा। उतना वाटर अगर एनिमल सेल में घुस जाए इट कैन इजीली बर्स्ट, इट कैन डाई, इट वोंट बी। उसी तरीके से क्या होता है, अगर एनिमल सेल में से पूरा पानी निकल गया तो सिकुड़ के इतना छोटा सा हो जाएगा, पर एनी प्लांट सेल से अगर वाटर एग्जिट भी हो गया तो उसका शेप वही के वही बना हुआ रहेगा। हाँ, वाटर कंटेंट घटेगा जरूर, लेकिन शेप जो चेंज हो जाए, सिकुड़ जाए, दैट वोंट हैपन। सो व्हाट इज हैपनिंग? इट इज प्रिवेंटिंग फ्रॉम श्रिंकिंग एंड बर्स्टिंग द प्लांट सेल। सर, अब सीरियल नंबर 3, इट प्रोवाइड्स a definite shape to the plant cell। Sorry। Number 4, it helps the plant cells to stay together, making plant tissue। तो इससे होगा क्या? सो इट अलाउज द प्लांट सेल्स या प्लांट्स टू बिकम a multi-cellular organism। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको समझिए। कहता है क्या? प्लांट सेल का सेल वॉल ऐसा रोल प्ले करता है कि सभी सेल्स एक साथ इकट्ठे रह सकते हैं। सेल्स के इकट्ठा रहने से इसे फायदा क्या होगा? मल्टी सेलुलर बन पाएगा। आप सोचिए, एक पौधा, तुलसी का ही पौधा है, ठीक है, जितना भी छोटा क्यों ना हो, आपको क्या लगता है एक सेल से इतना सारा चीज किया जा सकता है क्या? नेवर पॉसिबल। ये जो मल्टी सेलुलर बना, प्लांट के सभी सेल्स एक साथ मिलकर एक काम को पूरा कर रहे हैं, जिसे हम कहते हैं टिश्यू बनना। ये डिफरेंट काइंड ऑफ टिश्यूज, इनका फॉर्मेशन पॉसिबल कैसे हो रहा है? ये प्लांट सेल अगर एक दूसरे के साथ इकट्ठा नहीं रह पाते, ये पॉसिबल नहीं था। इसीलिए ये सेल वॉल इनको टिश्यू बनने में और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बनने में भी हेल्प करता है।
और एक दूसरे से जुड़ते कैसे हैं आपको याद है, बीच में मिडिल लैमेला होता है, तो मिडिल लैमेला की मदद से प्लांट सेल्स एक दूसरे से जुड़ जाते हैं और मल्टीसेलुलर स्टेटस बना सकते हैं। अब देखिए मल्टीसेलुलर हो गया, आपस में कम्युनिकेशन तो चाहिए और उसके लिए भी इसने डिजाइन करके रखा हुआ है प्लाज्मोडेस्माटा, है ना। और जहां पे स्टोरेज करना है, लगातार सेल फैलेगा, वहां पे क्या करता है, प्राइमरी सेल वॉल तक ही छोड़ देता है। ठीक है, इससे क्या होता है कि अगर वो एक्सपैंड करे, अब देखिए सेल वॉल अगर टफ हो जाएगा, चाहे अंदर से जितना प्रेशर बढ़े, सेल तो फैलेगा नहीं। तो इसीलिए जो पेरेनकाइमा सेल्स होते हैं, पेरेनकाइमा सेल्स ऐसे सेल्स हैं जिसमें कि मेनली फोटोसिंथेसिस एंड फूड स्टोरेज होता है। तो ऐसे सेल्स आपको प्लांट के लीफ में मिलेंगे काफी ज्यादा। तो वहां पे क्या है, देखते हैं लीफ बड़ा मैलिएबल होता है, बड़े आसानी से टूट जाते हैं, उसमें स्ट्रेंथ कम है। उसका कारण है कि वो एक्सपैंड कर सकता है, फूड मटेरियल अगर रखे तो फैल सके, इसलिए वहां पे स्ट्रेंथ के बजाय वहां पे एक्सपेंडिबिलिटी दिया जाता है, जो कि प्लांट सेल वॉल के ही वजह से हो पा रहा है। सो दीज आर द वेरियस फंक्शंस ए प्लांट सेल वॉल डज टू ए प्लांट सेल। ठीक है, यहां तक नोट कीजिए। अब पढ़ने के लिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब देखिए तो किस में पाए जाएंगे, फाउंड प्रेजेंट इन बोथ प्लांट सेल्स एंड एनिमल सेल्स। ये प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में पाए जाते हैं। पॉइंट नंबर 1, बैक्टीरिया जब तो हम लोग थोड़ा बहुत पढ़ रहे थे प्रोकैरियोटिक सेल, तो वहां बताए थे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन बने हुए होते हैं प्रोटीन और लिपिड्स, याद है ना। तो कंपोजिशन यहाँ पे थोड़ा और डिटेल में देखेंगे। कंपोजिशन मेड ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड। लिपिड बोल बोल के लिपिड को तो बहुत फेमस हम लोग कर दिए। लिपिड क्या होते हैं, वैसे फैट्स जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होते हैं। तो ये लिपिड क्या है, ये फैट्स हैं, फैट्स दैट आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। तो आप सोचिएगा एग्जाम्पल में क्या आ जाते हैं, ऑयल्स। बोलिएगा अरे ये क्या बात हुआ, एनिमल सेल का तो बाहरी बाउंड्री प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ऐसा गाल, ऐसा कान, ऐसा ये फोरहेड का ये सब स्ट्रक्चर बना कैसे, बड़ा इंटरेस्टिंग है। लिपिड मतलब ऑयल, और मेजोरिटी में भी बता रहे हैं कि ऑयल रहता है, तो ऑयल तो बह जाते ही, कहाँ बह रहा है, ऐसा थोड़े ऐसे कर दी बस गाल बह के निकल गया, ऐसा तो होता नहीं। तो क्या माजरा है। तो आपको क्या लगता है प्रोटीन के साथ लिपिड आने के बाद वैसे बहने लगता है क्या? कभी सत्तू को तेल में साने हुआ नहीं देखे हैं? सत्तू जानते हैं ना क्या होता है, ग्राइंडेड रोस्टेड ग्राम जो होता है चना, उसको रोस्ट कर लीजिए, रोस्ट करने के बाद उसको जब ग्राइंड करते हैं जो पाउडर है वही सत्तू है ना। उसको ऑयल के साथ सानिएगा, इट बिकम्स हार्ड। तो ये क्या कहते हैं, रोस्टेड जो ग्राम है उसका जो पाउडर बना वो है क्या, प्रोटीन ही तो है। चना किस चीज का सोर्स है, प्रोटीन। और सरसों तेल लिपिड, तो लिपिड और प्रोटीन एक साथ आए, कहाँ लगता है कि बह के निकल जाएगा, नहीं निकल रहा है। और भी कई तरह के प्रोटीन्स हैं, उन्हें आपस में एक दूसरे तरफ से बांध कर रखते हैं, ऐसा मत समझिए कि ये ऐसे होते हैं। एनीवे, फिर भी ये तो हम लोग को समझ में आ गया कि ऐसा सिचुएशन नहीं है कि बह जाएगा, फिर भी उसमें फ्लूइडिटी, ए बिट ऑफ फ्लूइडिटी रहता है। तो इन दिस वे द लिपिड एंड प्रोटीन ऑर्गेनाइजेस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब है क्या
हम लोग तो कह रहे हैं मेड ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड, बट इन एक्चुअल प्रैक्टिस इसमें कुछ शुगर मॉलिक्यूल्स भी रहते हैं. सम शुगर मॉलिक्यूल्स in short chains are also present in a plasma membrane. तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ऐसा नहीं केवल प्रोटीन और लिपिड ही रहेंगे, बल्कि कुछ शुगर मॉलिक्यूल्स भी रहते हैं, लेकिन शॉर्ट चेन, छोटे से चेन बनाकर 8, 10, 12, 15 शुगर मॉलिक्यूल्स के यूनिट्स आपस में जुड़ के एक चेन, छोटा छोटा चेन बना के रख. ठीक है. इस तरीके से लिपिड और प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के मदद से प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑर्गेनाइज होता है. यहां तक लिखिए, उसके बाद बोर्ड थोड़ा साफ करेंगे. अब चलिए इसको मिटाए. फर्दर हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में थोड़ा देखें. अब ये चीज सोचिए तो ये कैसे पता चला कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और लिपिड्स ही होते हैं और कुछ नहीं? ये कैसे पता चला? सोचिए तो जरा, कैसे पता किया होगा? जल्दी आइडिया निकालिए जब तक हम बोर्ड साफ कर रहे हैं. कैसे पता हम कर पाएंगे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर लिपिड और प्रोटीन और कुछ कार्बोहाइड्रेट पाए जाएंगे? कैसे पता चलेगा? बोलिए. अच्छा, ये जो हम लोग को पता चल रहा है, ये जो हम लोग बता रहे हैं लिपिड है, प्रोटीन है, ये कैसा सब्सटेंस है? फिजिकल मटेरियल है, बायोलॉजिकल मटेरियल है, केमिकल मटेरियल है? कैसा मटेरियल है? तीन ही तरह का तो होता है. 3 साइंस है बेसिकली, 3 ही साइंस है, तो 3 तरह का मटेरियल होगा. कैसा मटेरियल आपको लगता है? तो सीधे सीधे बोलिएगा बायोलॉजिकल मटेरियल है. वेरी गुड. केमिकल है. बायोलॉजिकल है, पर बायोलॉजिकल तो लिविंग में बना इसीलिए ना. दरअसल क्या है? केमिकल्स. ये हिंट है, तो आपको मालूम हो जाना चाहिए कि कैसे पता किया गया होगा. केमिकल कंपोजिशन, केमिकल एनालिसिस करके पता किया. अब है क्या, मान लेते हैं एक तो एनिमल सेल उठाते हैं या एक तो प्लांट सेल ले लेते हैं और उसको क्रश करेंगे, तब ना उसका केमिकल कंपोजिशन पता करने जाएंगे. अब बताइए तो दुनिया में ऐसा कोई नाइफ बना है जिससे हम उसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन को काट के अलग कर ले, तब ना जाके उसका कंपोजिशन पता करेंगे? जैसे अगर किसी को किसी टिश्यू में कैंसर है कि नहीं, वो पता कैसे करते हैं? उस टिश्यू को काटते हैं, थोड़ा सा, बहुत स्लाइड काट के उसका स्लाइड बना के माइक्रोस्कोप से देखते हैं और देखते हैं कि उसमें एबनॉर्मल स्ट्रक्चर्स, एबनॉर्मल क्रोमोसोम्स दिख रहे कि नहीं दिख रहे. अगर वैसा कुछ दिखेगा तब ना हम कहेंगे कि हाँ ये कैंसरस है. देख कर पहचानते हैं. कैंसर सेल्स के अलग स्ट्रक्चर्स होते हैं, नॉर्मल सेल के अलग होते हैं, और कहाँ से उठाया गया ये भी हम लोग जान रहे हैं. तो वहाँ के सेल का नॉर्मल स्ट्रक्चर क्या होगा और कैंसरस सेल का नॉर्मल स्ट्रक्चर, मतलब कैंसरस सेल्स कैसे होंगे, ये देखकर हम लोग पहचान लें. तो उसी तरह से यहाँ केमिकल्स हैं, केमिकल कंपोजिशन से पहचानेंगे. पर केमिकल कंपोजिशन पता करने के लिए उस चीज को निकालना भी तो पड़ेगा. अब ऐसा कोई नाइफ तो है नहीं कि सेल में से प्लाज्मा को काट कर निकाल लें. तब तो यहाँ हेल्प करने के लिए एक प्रकार का सेल हमारे सामने आया और वो है आरबीसी. अब बताइए तो क्यों आरबीसी को चुना? देखिए कितने इंटेलिजेंट है. लिविंग है, ठीक, बहुत अच्छा. और हम जानना चाह रहे हैं, आप लोग इंटेलिजेंट है, जरूर बता पाइएगा. ऐसा तो नहीं बायोलॉजी पढ़ने के पहले सबका दिमाग एकदम फ्लश हो जाता है, अब कुछ नहीं बचा.
अरे आप बायोलॉजिस्ट हैं, मेन ग्रुप आपका बायोलॉजी है, खुश होकर बायोलॉजी पढ़ना चाहिए, अब बताना चाहिए, उत्तर देना चाहिए, तो चुप है। अच्छा, कैसे नहीं पकड़ पा रहे हैं? आरबीसी का खासियत क्या होता है? ठीक है, ब्लड सर्कुलेशन में आरबीसी ही घूमता है, पर इसकी खासियत, इस सेल के अंदर ऐसा क्या होता है जिस वजह से इसको यूनिक सेल कहते हैं? ये तो इतना बड़ा हिंट हो गया, आप तो बता ही दीजिएगा। और ये आंसर किस तरफ जाएगा? क्यों चुना आरबीसी को मेम्ब्रेन स्टडी के लिए? हे भगवान, अरे इसके अंदर कोई भी सेल ऑर्गेनेल नहीं होता, सिर्फ साइटोप्लाज्म होता है। तो एक छोटा सा छेद कर देंगे, साइटोप्लाज्म भर जाएगा, बचेगा क्या? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब इसका केमिकल एनालिसिस करेंगे तो किसका निकल कर आएगा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसीलिए तो आरबीसी को चुना। ठीक है, स्टडी ऑफ केमिकल कंपोजिशन ऑफ ए प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और देखिएगा एनसीईआरटी लिखा है, डन ऑन आरबीसी। क्यों? बिकॉज मैमेलियन, ध्यान रखिएगा, मैमेलियन आरबीसी has only cytoplasm and plasma membrane. मैमेलियन आरबीसी में क्या होता है? केवल साइटोप्लाज्म होता है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। इसीलिए मैमेलियन आरबीसी को चुना गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्टडी करने के लिए। ठीक है, अब क्या किया? केमिकल एनालिसिस सजेस्टेड दैट केमिकल एनालिसिस मतलब केमिकल स्टडी करने के बाद ये मालूम चला, ये बताया गया कि इट हैज प्रोटीन, lipid in majority and few percent of carbohydrates are also present. तो 99 पॉइंट समथिंग परसेंट होता है प्रोटीन प्लस लिपिड, और लेस देन 1% में कार्बोहाइड्रेट आते हैं। अब देखिए आरबीसी में क्या है, इन सबको पॉइंट नंबर 1, इन सबको पॉइंट नंबर 2 यानी बी कर दीजिए। नंबर सी, इन आरबीसी, ये बुक में है इसीलिए बता रहे हैं, इन आरबीसी द प्रोटीन is 52%, lipid is 48%। थोड़ा बहुत कम, जो बचेगा वो कार्बोहाइड्रेट। तो लगभग 52% ये हो जाता है, लगभग 48% ये हो जाता है। तो उसमें से जो घटेगा, जो बच रहा है इसमें से, वो कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, लेकिन देखिए ये अनोखा है, इसमें प्रोटीन इज इन मेजॉरिटी देन द लिपिड। दिस इज इट्स यूनिकनेस। और सब जगह देखिएगा वहां क्या होता है? लिपिड होता है मेजॉरिटी में। जो हम लोग पढ़े हैं, जो उसमें क्या बोले, लिपिड का नेचर ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन का नेचर हो गया है। और लिपिड का नेचर क्या था? नॉन पोलर, समझाए भी थे। इसीलिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या हो जाते थे? नॉन पोलर, जो सेमी परमिएबिलिटी शो करता था, दैट वाज द रीजन, है ना। पर यहाँ थोड़ा सा अलग है, यहाँ लिपिड 48% हो जाता है, थोड़ा घट जाता है, प्रोटीन थोड़ा ज्यादा रहता है, राइट।
D, on the basis of study of Singer and Nicholson, दो साइंटिस्ट थे. The model of PM for plasma membrane was given called fluid mosaic मॉडल. दो साइंटिस्ट थे सिंगर और निकोलसन. इनके है ना स्टडी के आधार पर एक मॉडल दिया गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन को समझाने के लिए, और वो मॉडल था फ्लूइड मोजाइक मॉडल. ठीक है. इस फ्लूइड मोजाइक मॉडल की विशेष बात है वो देखिए. पहला कहता है क्या कि इट इज लाइक, ये कैसा होता है, इन द ओशन ऑफ लिपिड proteins float as icebergs. आइसबर्ग्स कहते हैं बर्फ के चट्टान को. तो अटलांटिक में जाइएगा, उसमें क्या रहता है, बर्फ का पहाड़, बर्फ पिघल पिघल के उसमें आता है ना. तो उसमें कैसा सीन रहता है, समुद्र के पानी में बर्फ का बड़ा बड़ा पत्थर तैर रहा है. तो प्रोटीन भी उसी तरह से बर्फ के पहाड़ की तरह उसमें तैर रहे होते हैं, और जिसमें तैर रहा है वो क्या है, लिपिड. ऐसे तुलना किया. यानी उन लोगों का कहना था लिपिड मेजॉरिटी में होता है, प्रोटीन कम होते हैं, तभी तो इस लिपिड रूपी सागर में ये तैर रहे हैं. दिस इज इट. ठीक है. दूसरा, the lipids in a plasma membrane are phospholipid. अब एक नया चीज है, लिपिड तो जान ही रहे थे, ये क्या होते हैं भाई, तो ये होते हैं ऐसे फैट जो रूम टेम्परेचर में लिक्विड रहते हैं. अब उसमें बोल रहा है वो कैसा, किस प्रकार का लिपिड है, फॉस्फोलिपिड है. ठीक है, ये फॉस्फोलिपिड है. तब देखिए लिपिड क्या है, नॉन पोलर, और उसमें फॉस्फेट ग्रुप आ गया. और आप जानते हैं ये फॉस्फेट क्या होता है, उसमें ऑक्सीजन रहता है. फॉस्फेट में ऑक्सीजन रहेगा ना, PO4 3-, ये फॉस्फेट है. तो आपको क्या लगता है, ऑक्सीजन और फास्फोरस का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मतलब इलेक्ट्रॉन्स को अपने तरफ खींचने का ताकत शेयर्ड पेयर में बराबर है क्या, नहीं. ऑक्सीजन इज स्ट्रॉन्गर देन फास्फोरस. तो ये करेगा क्या, इसके बॉन्ड्स ऑक्सीजन और फास्फोरस के साथ जहां पे बॉन्ड बनेगा वो पोलर होंगे. मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा शिफ्टेड रहेगा ऑक्सीजन के तरफ, फास्फेट से दूर, तो मतलब फास्फोरस से दूर. तो फास्फोरस में स्लाइड पॉजिटिव चार्ज आने लगेगा, ऑक्सीजन में स्लाइड नेगेटिव चार्ज. इस तरह से ऑक्सीजन और फास्फोरस के बीच का बॉन्ड जनरली थोड़ा सा स्लाइटली पोलर होने लगे. तो ऐसे भी फॉस्फेट ग्रुप अपने आप में क्या है, आयोनिक ग्रुप है. इसमें कंप्लीट चार्ज रहता है, 3 यूनिट नेगेटिव चार्ज रहता है ना. तो जहां पे चार्ज आ गया, जिस ग्रुप में चार्ज आ गया और वो आके एक नॉन पोलर मटेरियल से जुड़ गया, क्या लगता है उसमें 2 एंड नहीं बन जाएगा, एक तरफ नॉन पोलर एक तरफ चार्ज, यानी पोलर, एक तरफ पोलर एक तरफ नॉन पोलर. तो फॉस्फोलिपिड आने के बाद लिपिड का कैरेक्टर बदल गया. वो जो पूरी तरीके से नॉन पोलर था, अब पूरा पूरा नॉन पोलर नहीं रह पाया. हाँ है, नॉन पोलरिटी है, पर पोलरिटी भी आ जाएगा. तो एक एंड इसका पोलर और एक एंड नॉन पोलर होने लगे. इसलिए हम लोग फॉस्फोलिपिड को दिखाते कैसे हैं, ऐसे एक तो सर्कल ड्रॉ करते हैं और 2 तो टांग लटका देते हैं, और
इसको कहते हैं पोलर हेड। अभी चूंकि बायोमोलिक्यूल नहीं पढ़े हैं इसलिए बहुत अच्छा आइडिया नहीं लग रहा है, तो मिनिमम डिस्कस करके मैक्सिमम जो स्ट्रक्चर हम लोग समझ सकते हैं वो यही है। बिना केमिकल रिएक्शन, बिना केमिस्ट्री डिस्कस किए हम लोग जो इससे समझ सकते हैं, जैसे इसको रिप्रेजेंट करता है, दिस इज लाइक इट। तो हम क्या बता रहे हैं, इसमें एक हिस्सा हो गया पोलर हेड, ठीक है, और ये दोनों नॉन पोलर टेल्स, ये दोनों हैं नॉन पोलर टेल्स, ठीक है। तो ऐसा नहीं लगता है ये ऐसा स्ट्रक्चर बन गया जो वाटर के साथ दोस्ती भी निभाएगा और दूसरा हिस्सा वाटर से दूर भागेगा, है ना। मतलब हमारे घर में हम दो भाई हैं, एक है जो पब्लिक डीलिंग में बहुत एक्सपर्ट है और एक पढ़ाई लिखाई में बहुत एक्सपर्ट है, दोनों मिलकर अच्छा बिजनेस कर लेगा? नहीं, एक हिसाब किताब देखने में बहुत एक्सपर्ट है और एक लोगों को बात करके उसको कन्विंस करने में, बिजनेस लेने में, बिजनेस देने में एक्सपर्ट है। तो एक हिसाब किताब कर रहा है, एक बिजनेस ला रहा है, मिल के दोनों बैठ के कमा रहे हैं। मतलब ऐसी बात थी ना, पानी में रह के मगरमच्छ से बैर, तो पानी खुद मगरमच्छ है, क्योंकि सेल के अंदर सेल के बाहर मेजोरिटी में कौन है? पानी। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन मेजोरिटी में नॉन पोलर, नॉन पोलर का पोलर से बनता नहीं है, तो पानी में रह के पानी से बैर, पानी से दुश्मनी, ये टिक पाता? तो फिर इसने क्या उपाय निकाला? पानी से दोस्ती करे और अपना हिस्सा जो उसके साथ नहीं कंफर्टेबल है उसको छिपा के रखे। तब क्या होगा? ये पानी में आराम से रह लेगा, रह लेगा। यहां तक आइए, अब वो कैसे रहेगा वो देखेंगे। ये फिगर है रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल। ये एक फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल को दिखाया जा रहा है। तो हम लोग को ये जो एक तो इंसान का सिर और इसका दो तो टांग जैसा स्ट्रक्चर मिला है फॉस्फोलिपिड का, इसका एक हिस्सा पानी के साथ यानी वाटर के साथ दोस्ती निभाएगा और दूसरा हिस्सा वाटर से दूर भागेगा। ऐसा ही है ना? ऐसा ही है। तो इस सिचुएशन में ये मॉलिक्यूल अपने आप को वाटर के एनवायरनमेंट, जहाँ चारों तरफ वाटर है, सेल के बाहर भी वाटर, सेल के अंदर भी वाटर, वो अपना बाउंड्री कैसे बनाए? ये बहुत बड़ी समस्या है। तो देखिए क्या कह रहा है, ये जो सर्कुलर स्ट्रक्चर है ये हो गया पोलर, मतलब फ्रेंडली विथ वाटर, ठीक है। और इसके साथ ये जो स्ट्रक्चर है ये है नॉन पोलर, तो ये क्या करेंगे? अवॉइडिंग वाटर, पानी से दूर भागेंगे, है ना। अब यही आपको दिया गया है, यही मेरा रिसोर्स है और इस रिसोर्स से हमको एक मेम्ब्रेन बनाना, जितने चाहे ऐसे मॉलिक्यूल ले जाइए, लेकिन इससे हमको मेम्ब्रेन बना के दीजिए। तो उन मॉलिक्यूल्स को सजाना होगा। कैसे सजाएंगे? देखिए, तो
ये सब का ऊपर से देख रहे हैं तो हेड नजर आ रहा है। ये टेल नजर आ रहा है। ऐसे एक लेयर बन गया। लग रहा है डबल मेम्ब्रेन बना लिया, डबल लेयर। अब देखिए तो इस तरफ भी वाटर, इस तरफ भी वाटर। कहां से वाटर दुश्मन दुश्मन बना हुआ रहेगा इसका? जो वाटर से दोस्ती निभाता है, वाटर फ्रेंडली, वो तो बाहर की तरफ है। और ये देखिए तो ये नॉन पोलर टेल्स, नॉन पोलर टेल्स हिडन हो गए, आर हिडन, सो कैन अवॉइड वाटर या वाटर्स डायरेक्ट कांटेक्ट। पानी से इसका डायरेक्ट कांटेक्ट अवॉइड हो गया, दूर हो गया। अब देखिए तो अगर ये लेयर हम बोलते हैं ऊपर वाला सरफेस एक्स्ट्रा सेल्यूलर, मतलब आउटसाइड सेल, और नीचे वाला सरफेस इंट्रा सेल्यूलर, मतलब साइटोप्लाज्मिक सरफेस। तो सेल के बाहर भी वाटर, सेल के अंदर भी वाटर साइटोप्लाज्म में, और दोनों तरफ के वाटर को कौन फेस कर रहा है? पोलर हेड। अब बोलिएगा अगर ऐसे आके पानी इसको टच करने की कोशिश करे तो? ये तो सोच सकते हैं पानी तो चारों तरफ से है ना, आप तो दो ही लेयर बनाए। तो भाई साहब ऐसा नहीं है। ये जो दो लेयर बने, ये देखिए ये दो लेयर बना ना, ऐसा मत सोचिए आप लोग को हम सांड समझ रहे हैं और लाल कपड़ा दिखा रहे हैं आप मान नहीं, ऐसा नहीं है। ये देखिए दो लेयर बना, ठीक, पर ये ऐसा सिर्फ थोड़ी ना है, ये ऐसे है गोल, क्योंकि सेल कैसा होता है? स्फेरिकल। तो स्फेरिकल हो गया तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का लेयर भी क्या हो गया? स्फेरिकल। अब देखिए तो बाहर के तरफ भी आपको क्या दिख रहे हैं? पोलर हेड, और अंदर वाला पोलर हेड लाल रंग का, वो भी पोलर हेड। लगातार ये एक दूसरे के साथ ऐसे जुड़ा हुआ है। पानी कहां से इस पे जुड़ेगा? और रहा इधर से तो इधर मुंह बंद, इधर मुंह बंद, ऐसे। ये स्फेयर है ना, जस्ट लाइक फुटबॉल। तो फुटबॉल का ऊपर का सरफेस पोलर हेड, फुटबॉल का अंदर का सरफेस जो ब्लैडर का निचला सरफेस है जहां एयर है, वो भी पोलर हेड। अब एयर के जगह पे वाटर रख के देखिए, दोनों तरफ से वाटर पोलर हेड को फेस कर रहा है, और ऊपर ब्लैडर का ऊपरी सतह और लेदर का निचली सतह दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में है। देखिए तो इस तरह से ये जैसे वहां एयर से छिप रहा था या वाटर से छिप गया। नेचुरली ये कैसा सरफेस, कैसा स्ट्रक्चर हो जाएगा? एक स्टेबल स्ट्रक्चर हो जाएगा। और इस तरीके से ये क्या कर सकता है? वाटर को अवॉइड करके वाटर में ही एक वाटर फ्रेंडली एटमॉस्फेयर बना के रह सकता। समझ में आ गया? कहां रखे पेन? In this way, the lipid
और कैसा, फॉस्फोलिपिड मेक्स 2 लेयर्स जिसे कहते हैं बाइलेयर। ये हो गया फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। अब हम लोग का काम क्या है, इसमें एडजस्ट करना किसको, प्रोटीन को। अब वो प्रोटीन कैसे एडजस्टेड रहेंगे वो देखिए। तो ये तो हम लोग एक 3 डायमेंशनल व्यू लेने का कोशिश किए ताकि समझ पाए कि लिपिड बाइलेयर होते कैसे हैं। हम लोग इसको ऐसे एकदम फ्रंट व्यू से देखते हैं ताकि ऊपर वाला ऊपर दिखेगा, बीच वाला बीच में दिखेगा, नीचे वाला नीचे दिखेगा। ठीक है, तो अगर ऐसे बनाए किसी को कोई दिक्कत, तो वही है ना, इस पोर्शन को लेकर आए। ठीक है, अब हम इसमें जानना चाहेंगे प्रोटीन कहां कहां कैसे कैसे हैं। एक तरह का प्रोटीन ऐसे होगा, जस्ट पोलर हेड के साथ जुड़ा हुआ। ठीक है, एक तरह का प्रोटीन थोड़ा सा धसा हुआ होगा, और दोनों सरफेस पे बनाने का मतलब है ऐसे प्रोटीन्स एक्स्ट्रा सेलुलर इंट्रासेलुलर दोनों सरफेस पे पाए जा सकते हैं। ठीक है, और कुछ प्रोटीन्स ऐसे होंगे जो आर पार चले जाएंगे। राइट, अब देखिए, ये अगर एक्स्ट्रा सेलुलर, ये हो गया इंट्रा सेलुलर, तो ये अगर हम लोग मान ले प्रोटीन टाइप ए, इसको कर दें टाइप बी, इसको कर दें टाइप सी, तो ये भी हो जाएगा ना प्रोटीन टाइप ए, ये प्रोटीन टाइप बी। ठीक है, हियर फिगर ए लिपिड बाइलेयर। अब लिपिड बाइलेयर बोलने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लिपिड बाइलेयर मतलब किसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को। तो ये हो गया ए लिपिड बाइलेयर विथ प्रोटीन्स। अब प्रोटीन कहां है भाई, हियर, कहां लिखा जाए, यहां लिखते हैं हियर। तो ए बी एंड सी आर द प्रोटीन्स, ए बी और सी प्रोटीन्स है। ए जो है इसको कहेंगे PEREPHERAL पेरिफेरल प्रोटीन्स, ए को कहेंगे पेरिफेरल प्रोटीन्स। बी एंड सी इन्हें कहेंगे इंट्रिंसिक प्रोटीन्स। ऐसा क्यों, क्योंकि बी और सी मेम्ब्रेन बाइलेयर में घुस गया है। देख रहे हैं ना, बी और सी मेम्ब्रेन बाइलेयर में घुस गया है ना। और सी जो है इट इज ए काइंड ऑफ इंट्रिंसिक प्रोटीन दैट, ये एक ऐसा इंट्रिंसिक प्रोटीन है जो कि दैट ट्रेवल्स across the lipid bilayer। इसलिए यहां पे
ये सी ऐसा इंट्रिंसिक प्रोटीन है जो लिपिड बाइलेयर को आर पार चला जाता है. सो इट इज कॉल्ड टीएम प्रोटीन. और टीएम मतलब हो गया ट्रांस मेम्ब्रेन. टीएम मतलब ट्रांस मेम्ब्रेन. मतलब सी ऐसा इंट्रिंसिक प्रोटीन है जो आर पार चला जा रहा है, इसीलिए इसका नाम पड़ा ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन. अब शुगर मॉलिक्यूल्स कहाँ रहेंगे, कैसे रहेंगे, तो वो देखिए. छोटे छोटे चेन्स बनाकर रहते हैं ये. तो साइज भी तो छोटा है, ये बड़ा है. हाँ, एक एक यूनिट आपस में जुड़ा हुआ है. भाई ये ढेर सारे हैं. ये तो आपको फ्रंट व्यू दिख रहा है, उधर भी होगा. ये फैले हुए हैं. हम लोग तो फ्रंट व्यू देख रहे हैं. जैसे ऐसे करके देखेंगे तो ये फोन कितना मोटा है ये नहीं पता चलेगा. जब तक ऐसे झांकेंगे नहीं मालूम चलेगा. तो हम लोग सामने से देख रहे हैं, इसका मतलब अंदर और है. ये है शॉर्ट शुगर चेन्स. तो ये हम लोग दिखा रहे हैं ए लिपिड बाइलेयर विथ प्रोटीन्स एंड शुगर चेन्स इन ए प्लाज्मा मेम्ब्रेन. और आप बुक में देखिएगा ऐसे ही तो दिया है. समझ में आया? हम लोग कैसे वहां से वहां जो एक डायग्राम बनाए हुए थे, वो इंसान का सिर और दो टांग, वहां से चलकर वहां गए, वहां से यहां, यहां से यहां तक पहुंचे. क्लियर? पूरा कीजिए. उतार लीजिएगा, पहले थोड़ा सा देख लीजिए. किंगडम फंजाई, इसको दो पार्ट में बांटते हैं. फंजाई परफेक्टी और दूसरे को कहते हैं फंजाई इम्परफेक्टी. ठीक है. फंजाई परफेक्टी में आते हैं फाइकोमाइसेट, एस्कोमाइसेट, बेसिडियोमाइसेट, और इसमें आता है ब्यूटेरोमाइसेट. बस खुश हो जाइए.